और वैकेंसी जो है वो हजारों की संख्या में निकाली जा रही है। इस वक्त हमारे साथ बिहार लोक सेवा आयोग के चेयरमैन अतुल प्रसाद हैं। बिहार में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी उसके फर्स्ट फेज का रिजल्ट जारी हो गया है और जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो भी लगभग अपने चरम पे है। हम खुद जानना चाहेंगे जो अतुल प्रसाद हैं कि जो सेकंड फेज का जो विज्ञापन निकला है इसमें और क्या बेहतर हो सकता है और क्या नई जानकारी हो सकती है। तो हम सीधे बीपीएससी के चेयरमैन से जुड़ते हैं। सर, सबसे पहले जो हमारे जो कशिश न्यूज़ के जो दर्शक हैं और जो लाखों की संख्या में जो युवा अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हम देते हैं कि आपने फिर से जो है सेकेंड टियर की बहाली निकाली है। सर, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इसको कवर किया अच्छा से, और वैसे सफल अभ्यर्थियों को भी बहुत बहुत मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई कि वो लोग अच्छे तरह से अब आए हैं। तो अच्छे तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि वो पढ़ाई का काम भी करेंगे। दूसरे राउंड का जिसे TRE 2.0 कह रहे हैं लोग, उसका भी विज्ञापन निकल चुका है और मैं समझता हूँ कि उतनी ही पारदर्शिता और ईमानदारी से इसमें भी परीक्षा लिया जाएगा और अभ्यर्थी चयन होंगे इसमें भी। इस बार पिछले बार की तुलना में कुछ परिवर्तन हुए हैं जिसके बारे में विज्ञापन में भी अंकित है। कुछ बिंदुओं को मैं ज़रूर स्पष्ट कर देना चाहूँगा। अभ्यर्थियों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस बार हम लोग अतिरिक्त समय नहीं देंगे सुधार के लिए। इसलिए वो आवेदन भरते समय या अपने दस्तावेज जमा करते समय पूरी मतलब एहतियात बरतें, कभी कोई इसमें कोई त्रुटि नहीं हो। अगर किसी कारणवश अगर त्रुटि रह जाते हैं तो उन्हें बेहतर होगा कि वो नया आवेदन दें, नया निबंधन कराएं, नया आवेदन दें। सर, मैं आपको रोकना चाहूँगा। सर, क्या एक अभ्यर्थी जिसे उसने अप्लाई कर दिया, ठीक है, उसने सबमिशन हो गया उसका, तो क्या वही अभ्यर्थी सर उसी आधार कार्ड पे दोबारा वो आवेदन दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। ये चीज़ हम लोगों ने व्यवस्था कर दिया है और हम लोगों का कहना यही है कि भाई आप जब निबंधन करा रहे हैं, अगर निबंधन में एक बार जमा कर दिए उसके बाद आप सुधार नहीं कर सकते हैं। अगर सुधार करने की आवश्यकता है तो आप दोबारा निबंधन कराएं, क्योंकि एक बार त्रुटि हो गई तो उसको बाद जमा कर दिया, उसके बाद हम सुधार करने का मौका नहीं देंगे। उसी तरीके से आवेदन में भी है। आवेदन जमा करने के लिए कि पहले अपनी भरकर वो अपना देख लें कि भाई सब तरह से वो ठीक है कि नहीं है। इसका कारण है, पिछले बार हम लोगों ने अनुभव किया, अभ्यर्थियों ने भी बहुत बार इसमें अनुरोध किया, गलतियाँ की, इसके कारण से हम लोगों ने देखा कि कई कठिनाइयाँ हुई। DV के चरण में भी हम लोगों को कई कठिनाई हुई। इसलिए हम लोग इस बार बहुत सतर्क हैं और इस बार हम चाहते हैं, अभ्यर्थी भी अनुभवी हैं तो हम अपेक्षा भी करते हैं कि वो भी ज़्यादा सतर्क रहेंगे। इस बार कोई दूसरे मतलब साइबर कैफ़े या किसी और स्तर से कोई गलती हो जाए तो वो गलती उनकी मानी ही जाएगी और उसके लिए उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। इसलिए सतर्कतापूर्वक अपना भरें, सही तरीके से हो जाएगा। फिर सर, कई अभ्यर्थियों के सवाल ये आ रहे थे कि जैसे 6 to 8 में है, किसी का सोशल साइंस में उसने ग्रेजुएशन में हिंदी भी रखा है और अंग्रेजी भी रखा है, तो क्या सर वो जो अप्लाई करने के टाइम में क्या सर वो हिंदी सब्जेक्ट भी दे सकता है, अंग्रेजी सब्जेक्ट भी दे सकता है, या फिर वो 6 to 8 के लिए 2 अलग अलग फॉर्म भर सकता है क्या? और इसी से जुड़ा एक सवाल ये है, क्या उनकी परीक्षा वो एक दिन में होगी या अलग अलग होगी, ये क्या होगा सर? देखिए, पिछले बार भी TRE 1 में भी ये शर्त था कि जिस विषय में STET किए हैं उसी विषय में वो परीक्षा दे सकते हैं। अगर उसने 2 विषय में अगर STET कर भी रखा है तो उसमें से किसी एक को चुनना होगा उनको। वही शर्त इस बार भी है। लेकिन भाषा में से एक को ही देना पड़ेगा। हाँ, अगर उसने दोनों में कर रखा है, जैसे अमूमन ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा कोई कर लिया होगा तो उसको एक ही में चुनना होगा उसे। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक इशू है, वो ये है कि कल्याण विभाग की भी कुछ वैकेंसी है, लगभग 1000 टोटल है। वो भी इसमें इस परीक्षा में सम्मिलित है। उसमें दो पेपर ऐसे हैं जो कि शिक्षा विभाग की वैकेंसी से मिलता जुलता है लेकिन उसके बावजूद भिन्न भी है। वो एक है भाषा और दूसरा है संगीत कला। शिक्षा विभाग में जैसे आपने भाषा के बारे में पूछा तो उसमें भाषा के लिए अलग अलग भाषा है, जबकि कल्याण विभाग में भाषा करके एक ही वैकेंसी है, एक ही पद, एक ही कैटेगरी ऑफ वैकेंसी है और उसमें हिंदी भी हो सकता है, उसमें इंग्लिश भी हो सकता है। स्वाभाविक है कि उसमें दोनों हमें अगर हम लोग क्रिकेट की भाषा में समझें तो उसमें थोड़ा ऑलराउंडर की ज़रूरत है। वही स्थिति संगीत ऑब्लिक कला है, जबकि शिक्षा विभाग में उसके लिए अलग अलग बना हुआ है। म्यूज़िक के लिए अलग है, ललित कला के लिए अलग है, नृत्य के लिए अलग है, मतलब अलग अलग उसमें है। जबकि कल्याण में उसको एक ही करके इंटीग्रेटेड करके एक ही माना गया है।
मतलब फिर से वही ऑलराउंडर वाले कंसेप्ट पर है। स्वाभाविक है कि इसमें जो अभ्यर्थी दोनों में देना चाहेंगे, मतलब शिक्षा विभाग में भी मान लीजिए अंग्रेजी में देना चाहें और कल्याण के भाषा में देना चाहें तो दे सकते हैं। और इसके लिए हमको भाषा जो कल्याण की जो भाषा पेपर होगा और कल्याण विभाग का जो संगीत और कला का जो पेपर होगा वो हमको अलग से लेना पड़ेगा, क्योंकि एक ही अभ्यर्थी शिक्षा विभाग का भी दे सकते हैं और फिर इसका भी दे सकते हैं, इसलिए हमें अलग अलग करना पड़ेगा इसको। सर एक सवाल ये है कि बीपीएससी ने के पास सर जो आपने जो एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी किया था, जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है सर, इसके साथ और भी कई लंबित परीक्षाएं हैं सर, हजारों की संख्या में एप्लीकेंट हैं, वे वेट कर रहे हैं कि क्या विभाग के पास केवल शिक्षा विभाग ही रह गया है कि आयोग के पास कुछ और भी तो विभाग हैं सर, उसका रिजल्ट कब तक आएगा सर? इस सवाल का जवाब लोग जानना चाहते हैं। आपके प्रश्न बिल्कुल सही हैं और इसी कारण से हम लोगों ने पिछले बार भी ये स्पष्ट किया था कि जो सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट TRE 1 में लोग जो मांग रहे हैं, एक तो हमें उसका डेटा नहीं आया है। जब वैकेंसी हमारे पास पता चलेगा कि कितने ड्रॉप आउट्स हैं, कितने डिस्क्वालीफाइड हुए हैं, तभी हम सप्लीमेंट्री आंकड़ा हमें पता चलेगा कि कितने देने हैं। तो उसका रिज़ल्ट हमारी प्रायोरिटी में थोड़ा पीछे जाएगा। उसके पहले जो आपने अभी प्रश्न किया कि कई ऐसी महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं, जैसे हमारे असिस्टेंट इंजीनियर की परीक्षाएं हैं, उसका फाइनल रिज़ल्ट देना है, हमें APO के है, हमारे AAO का है, कई ऐसे और भी हैं जो आप जैसे अभी 69th PT का है रिज़ल्ट, उसके साथ CDPO का भी उसी में लगा हुआ है। उसके अलावा हमारे 68th का मेंस का रिज़ल्ट भी है। APO का अभी हम लोगों ने इंटरव्यू भी कंप्लीट करा लिया है, लेकिन अभी उसका रिज़ल्ट ही बनाना है। उसमें कुछ हमें मेडिकल कराने हैं दिव्यांगजनों का। तो इन सब को लेकर देखा जाए तो अभी हमारे कई ऐसे मामले हैं जो काफ़ी परिपक्व हो चुके हैं, मैच्योर्ड हो चुके हैं, उनका हमें परीक्षा फल निकालना है। TRE 1 के वर्क प्रेशर के कारण से कार्य बोझ बहुत ज़्यादा था उसमें, इसके कारण से वो रुक गया। तो अब चूँकि TRE 1 का कार्य बोझ कम हुआ है, तो TRE 2 के कार्य बोझ आने के पहले हमारा प्रयास रहेगा कि हम जितने लंबित मामले हैं यथासंभव हम उनको चरणबद्ध तरीके से निकालते जाएं उसका परीक्षा फल। सर ये जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जो बात हो रही है सर, आखिर अभ्यर्थी जानना चाहते हैं सर कि ये आप कब तक दे पाएंगे? मैं जानता हूं सर कि आपके पास और अन्य विभाग हैं जिनकी परीक्षा आपने ली है, वो सर सप्लीमेंट्री रिजल्ट का सर कब तक आ पाएगा? कोई सर समय सीमा तो होगी? देखिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट सबसे पहले तो निर्भर करेगा कि शिक्षा विभाग जो अपना प्रतिवेदन दे वो हमें बताएगी कि कितने अभ्यर्थी ड्रॉप आउट्स हुए हैं। मतलब ड्रॉप आउट्स का मतलब ये होगा जो मल्टीपल रिजल्ट्स वाले कितने अभ्यर्थी हैं जो एक ही जॉब करेंगे, दूसरा जॉब खाली करेंगे, तो इसलिए वो ड्रॉप आउट्स हो गए। उसके अलावा DV में भी कुछ लोग असफल भी होंगे, कुछ लोग उसमें भी अनुपस्थित रहेंगे। मैं सर स्कूल क्या शिक्षा विभाग से कोई बैठक हो गई क्या? बीच में ये सुनने में आया था कि शायद शिक्षा विभाग और आप में बैठक हो गई है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को जारी करने को लेकर, कोई वार्ता हुई है कि कब तक ये करना है? शिक्षा विभाग से हमारी लगातार बैठक होती रहती है। जब से हम लोगों ने परीक्षा फल घोषित किया उसके बाद हमारी 2 बैठकें भी हो चुकी हैं उनके साथ। वो हमारी हमेशा बैठक होती रहेगी, तभी तो हम आगे काम कर सकेंगे। TRE 1 से भी संबंधित, TRE 2 से भी संबंधित सभी बैठकें हमारी होते रहती हैं। हमें जब तक वो आंकड़े नहीं आएंगे तब तक स्वाभाविक है कि मैं उस पर कोई भी प्रतिक्रिया या कोई भी समय सीमा नहीं दे सकता हूँ। लेकिन मैं इतना ज़रूर करूँगा कि जब आंकड़े आ जाएंगे तो भी हमारे प्रायोरिटी में, चूँकि जैसा मैंने बतलाया कि हमारे कई महत्वपूर्ण परीक्षाएं उसका परीक्षा फल अभी लंबित है, हमारी प्रायोरिटी में अभी वो ऊपर रहेगा। और TRE 1 का सप्लीमेंट्री जो रिज़ल्ट जो होगा वो थोड़ा वेट करना होगा। सर एक सवाल ये है कि जो सर ये परीक्षा सर अभी इसका रिजल्ट आया था, जो सेकेंड फेज की जो आपने बहाली ली है सर, ये आपने 25 नवंबर तक आवेदन का आपने समय दिया है। इसी बीच सर दिवाली भी है, छठ भी है, एक महत्वपूर्ण सर छठ पूजा है। सर अभ्यर्थियों के मन में ये सवाल है कि अगर आप 5 नवंबर से 25 नवंबर तक 20 दिन का समय दे रहे हैं तो सर क्या इतनी जल्दी हो पाएगा? सर क्या शिक्षा विभाग की तरफ से कोई दबाव निकाल के दे दीजिए ताकि हम एक रिजल्ट जारी कर सकें, क्योंकि सर थोड़ा समय तो कम बचता है सर 5 से 25 नवंबर। देखिए, शिक्षा विभाग से ऐसा कोई दबाव नहीं है। हम लोग खुद भी चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी करके इस परीक्षा फल हम लोग घोषित कर सकें समय रहते। आप जानते हैं कि इतनी बड़ी परीक्षा जो है
जब हमको आयोजित करनी है तो हम लोग इसको जाड़ा में नहीं कर सकते हैं, ठंड में नहीं हो सकता। नहीं होने सकने का बहुत से कारण है, उसमें कुछ अभ्यर्थियों को भी असुविधा होगी, कुछ हमें भी, बाहर से आएंगे, रात में रुकने में कठिनाई होगी, प्लेटफॉर्म पर रुकना पड़ता है तो उसमें कठिनाई होगी। दूसरा कि कुछ कदाचारी भी लोग हो सकते हैं जो जिसके कारण से जाड़े में मफलर है, टोपी है, स्वेटर है, कई तरह के मतलब कदाचार करने का उनकी संभावना बढ़ सकती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए या तो हम अभी दिसंबर में कर लें, मतलब शुरुआत में ही मतलब, और नहीं तो फिर हम लोग फरवरी के बाद कर पाएँ। तो हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि हम लोग इसको दिसंबर में ही जल्दी करेंगे 7, 8, 9, 10 का, इसलिए हम लोगों ने एक औपबंधिक रूप से घोषित भी किया है तिथि। और ये हमारा, जैसे हम लोगों ने ये घोषणा औपबंधिक रूप से ये तिथि की घोषणा हम लोगों ने पहले ही कर रखा था। हमने विज्ञापन में के माध्यम से जो आवेदन देने के लिए हमने अधिक समय इसलिए दिया क्योंकि अभ्यर्थी अपना जो दस्तावेज है वो अपना आराम से बनवा लें और उसके बाद वो अपना जमा कर दें उसमें, इसलिए हम लोगों ने 25 तारीख तक कर दिया। लेकिन निबंधन जो है, जिसके बेसिस पर हमें पता चलता है कि कितने अभ्यर्थी इसमें आने वाले हैं, ताकि हम उसके हिसाब से अपनी तैयारियां करें, किस विषय में कितने अभ्यर्थी होंगे, इसकी तैयारी करने के लिए हमें आवश्यक है कि हमें उनका निबंधन पहले करा लें और उसके पहले ये सूचना हम लोग एकत्रित कर लें। वो हम लोग कर रहे हैं। अभ्यर्थी जो हैं वो देखिए कि अभी 2-3 महीना पहले उन लोगों ने परीक्षा दिया, उसमें काफ़ी लोगों ने तैयारी किया ही है उसमें। और कुछ तो जैसे प्राइमरी में बीएड वाले लोग जो लोगों ने भी उसको दिया, तो एक तरह से उनके लिए ये एक प्रैक्टिस टेस्ट हो गया, क्योंकि उसमें तो उनका होना नहीं था क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश था। तो एक तरह से उनके लिए भी प्रैक्टिस हो गया। तो कि मैं समझता हूँ कि कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो कि दोबारा देंगे, उसमें उन लोगों की प्रैक्टिस पहले से है। उसके बावजूद अगर जो नए अभ्यर्थी भी अगर आते हैं तो वो नए अभ्यर्थी को भी मतलब 1.5 महीना तो काफ़ी मिलता है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि उन्हें वही चीज़ पढ़ना है और वही चीज़ करना है जो वो बाद में जब शिक्षक बनेंगे तो जो पढ़ाएंगे या जो पढ़ा रहे हैं उनको वही जानकारी रहना है। उसकी जानकारी उसका सिलेबस के हिसाब से रहेगा। स्टैंडर्ड ऑफ कोर्स उसका स्टैंडर्ड वो रहेगा जो उनकी अपनी पात्रता अर्हता जो निर्धारित, जैसे ग्रेजुएशन अगर जिसका है तो उनका स्टैंडर्ड जो होगा क्वेश्चन का वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा। जो अगर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का है तो उनका स्टैंडर्ड होगा क्वेश्चन का पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का। अगर हम कहें कि अगर फिजिक्स विषय अगर किसी को पढ़ाना है +2 में, तो स्वाभाविक रूप से उसको +2 के अब विद्यार्थी से ज़्यादा जानकारी, ज़्यादा उनका स्तर होना है, इसलिए हम लोग पीजी लेवल का स्तर लेंगे। लेकिन फिजिक्स के टॉपिक्स जो रहेंगे वो वही रहेंगे जो वो 12th में पढ़ाएंगे। सर ये 70,000 पदों के लिए बहाली निकाली गई है। पिछला जो हुआ था वो 1,70,000 पदों के लिए था। सर 50,000 पोस्ट लगभग वैकेंट रह गए, वो सर कब तक ऐड ऑन हो पाएगा? क्योंकि सर आपके पास कई बार जो परीक्षा हुई है आप सर लोग फॉर्म भरते गए और आपने जो है उसमें रिक्तियाँ आप जोड़ते गए। सर ये रिक्तियाँ जो 50,000 रह गई हैं जो वैकेंट पोस्ट है, सर क्या इसको ऐड करेंगे क्या इसमें? देखिए, कोई भी रिक्ति हम तभी ऐड कर सकते हैं जब शिक्षा विभाग और प्रशासनिक विभाग अपनी अधियाचना में उसको ऐड करने के लिए कहेगी। हमारे विज्ञापन में हमेशा रहता है कि घट बढ़ सकता है वैकेंसी, हमेशा देते हैं। और पिछले बार आप लोगों ने देखा भी होगा कि 68th में भी और 69th कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में भी हम लोगों ने वैकेंसी को बढ़ाया था। जैसे जैसे आता है हम लोग बढ़ा देते हैं। परीक्षा होने के पहले तक तो कम से कम अभ्यर्थियों को मालूम होना चाहिए कि कितनी वैकेंसी हुई, तो वो हम लोग कट ऑफ डेट उसके हिसाब से रखते हैं और वही रखेंगे इसमें भी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो वैकेंसी पिछले बार नहीं भरा जा सका क्योंकि अभ्यर्थी की संख्या ही काफ़ी कम थी, अमूमन कहा जाए कि लगभग 50,000 ऐसी वैकेंसी है जो कि अभ्यर्थियों की संख्या ही कम रहने के कारण से भरा नहीं जा सकता था, संभव ही नहीं था वो। तो वो मुझे उम्मीद है कि वो कैरी फॉरवर्ड होगा और वो TRE 2 में आना चाहिए। जब आ जाएगा तो हम लोग उसको भी घोषित कर देंगे।
सर बस एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि सर इसमें कहीं कोई संदेह नहीं कि सर किसी पे उंगली उठा देना बहुत आसान काम होता है, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत होती है सर लोग उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। सर आपको इसका पूरा श्रेय मिलता है, आपको हम सर ये बच्चे भी कहते हैं कि नहीं बहुत अच्छा काम किया है। सर 8 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे, आपने पिछले दिनों एक लिस्ट जारी की थी जिसमें 12 लोग ऐसे थे जो दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते हुए पकड़े गए हैं। सर ये कहाँ से हो गया ये? देखिए, कोई भी अभी जैसे राम राज्य तो नहीं है कि अपराध मुक्त ही रहेगा, कोई भी ऐसा स्थिति नहीं होता है। स्वाभाविक है कि जो खुराफाती तत्व जो है, कदाचारी है, वो अपने कदाचार करने से बाज नहीं आएंगे। अगर सब कुछ अगर अच्छा रहेगा तब फिर मुझे कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आखिर वो लोग हैं तभी तो मेरी भी ज़रूरत है। अगर वो रहेंगे ही नहीं तो मेरी भी ज़रूरत नहीं है और पुलिस की भी ज़रूरत नहीं है। फिर तो आराम से लोग दें परीक्षा, अपना चले जाएं। चूँकि कदाचारी लोग रहते हैं और हम लोग मान के चलते हैं कि कुछ न कुछ लोग एलिमेंट्स इस तरह से आएंगे ही आएंगे, और इसके लिए हम लोग एहतियात बरतते हैं, तभी तो पकड़े गए वो। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ इस तरह के भी लोग अभ्यर्थी होंगे जो अपने दस्तावेज में भी गड़बड़ किए होंगे, जो करते हैं। और हम लोग मान के चलते हैं कि इतनी बड़ी परीक्षा में और जब नौकरी का इतने वर्षों के बाद ये नौकरी मिल रही है तो लोग बाय हुक और बाय क्रुक जिसको कहते हैं, किसी भी तरीके से येन केन प्रकारेण, मतलब उसको हिंदी सही हिंदी उसकी यही है, वो प्रयास करेंगे, वो कुप्रयास करेंगे। जितना हम लोग छांट सकते हैं अलग अलग लेवल पर, अलग अलग फिल्ट्रेशन लेयर पर हम लोग उतना छांटते गए। हम लोगों ने भी कुछ डीवी कराया, उसमें भी छांटा हम लोगों ने बड़ी संख्या में। फिर उसके बाद हम लोग जो मेरिट लिस्ट निकाले उसमें भी हम जानते थे कि उसमें कुछ अभ्यर्थी ऐसे ज़रूर होंगे जो फर्जी करके आ रहे हैं। उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसलिए तो किया ही गया था और इसीलिए सशर्त ही हम लोगों ने परीक्षा फल दिया। वो छठे हैं, वो छटेंगे वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। अगर कोई उसके बावजूद कोई बच गया तो एक इसके बाद का भी एक लेयर है, और ये योगदान के बाद का लेयर है जो वृहद अनुसंधान का मामला है, वहाँ भी छटेंगे। जब भी अभी तो हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था कर रखा है कि हम अपना अभ्यर्थियों का जो डॉसियर जो होता है वो हम सॉफ्ट कॉपी देते हैं, सॉफ्ट कॉपी डिजिटली साइन करके देते हैं। ये परिपाटी हम लोगों ने पिछले 6-7 महीने 8 महीने से स्टार्ट कर दिया है। तो इसका उद्देश्य ये था कि जो हम सॉफ्ट कॉपी डिजिटली साइन करके देंगे, एक तो वो प्रॉपर होगा, दूसरा कि उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग बायोमेट्रिक डेटा जो हम लोग कलेक्ट करते हैं वो हम देंगे। वो सॉफ्ट ही कॉपी में ही दिया जा सकता है, उसका तो कोई हार्ड कॉपी हो नहीं सकता है। तो वो सॉफ्ट कॉपी में जब बायोमेट्रिक डेटा देते हैं तो कोई भी सफल अभ्यर्थी अगर योगदान करके नौकरी भी कर रहे हैं, अब ये हो सकता है ना कि राम कुमार ने सारी परीक्षा दिया, सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राम कुमार ने किया और श्याम कुमार नौकरी पर करने के लिए पहुंच जाए, ये बिल्कुल संभव है। और ऐसी संभावना को ही ध्यान में रख करके ही हम लोगों ने जो डॉसियर जो है वो सॉफ्ट कॉपी में भेजना शुरू किया सॉफ्ट कॉपी में, जिसमें कि हम उसका बायोमेट्रिक डिटेल्स भी देंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि जो अभ्यर्थी सफल होने के बाद नौकरी कर रहे हैं उनका अटेंडेंस के समय में, मान लीजिए 1 महीना 2 महीना 3 महीना के बाद भी कभी भी अगर उनका बायोमेट्रिक से मिलान किया जाएगा तो पता चलेगा कि ये तो फर्जी आदमी काम कर रहा है, तो उस पर भी कार्रवाई हो जाएगी। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद थे। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि इतने कम समय में इतने हजारों की संख्या में रिजल्ट को निकालना ये बेहद मुश्किल होता है, वो भी तब जब जैसे दुर्गा पूजा जैसी छुट्टी होती है और आयोग को अलग अलग विभागों के भी परिणाम को जारी करना होता है। इस कठिन घड़ी में और इस वक्त जब सबसे ज़्यादा देश में अगर मांग है वो रोजगार की है, तो बीपीएससी ने रोजगार देने का एक अहम काम किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभ्यर्थी जो 2 तरह की मांग कर रहे हैं, एक मांग है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब तक जारी होगा, दूसरा कि जो 50,000 पोस्ट जो पहले फेज में बाकी रह गई थी उसे कब तक इसमें ऐड ऑन किया जाएगा। तो इस पे आयोग का कहना है कि ये जो है सारा कुछ जो है शिक्षा विभाग से जैसे ही उनके पास रिक्तियाँ आएंगी वो उसे ऐड कर देंगे। वाकई ये एक हद तक सही भी है, क्योंकि जो भी है बिहार लोक सेवा आयोग जो है एक व्यवस्था का एक अंग है, एक एग्जामिनेशन बॉडी है, लेकिन आखिरी फैसला जो है वो शिक्षा विभाग को करना है कि वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने के लिए कब कहता है। दूसरा कि जो 50,000 पोस्ट पहली फेज में बाकी रह गए थे उसे कब तक दूसरे फेज के लिए ऐड ऑन करने के लिए कहा जाता है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो अभ्यर्थी है ये मोटा मोटी ये मान के चले कि अभी तो उनके सामने 70,000 पोस्ट ही है सेकंड फेज के लिए, लेकिन ये इस बात की बेहद संभावना है कि ये 50,000 पोस्ट जो खाली रह गए हैं इसे जोड़ा जाएगा और उसके बाद जो है अभ्यर्थियों के सामने 1,20,000 पद रहेंगे फाइट करने के लिए। तो पूरे भारत की